उत्तरकाशी में गंगनानी के पास एक बस खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 7 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 27 लोगों को बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि बस में 33 यात्री सवार थे। सभी यात्री गुजरात के बताए जा रहे हैं। तो हादसे में 7 यात्रियों की मौत की खबर सामने आई है। 27 घायलों का रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि बस में कुल 33 यात्री सवार थे, जो कि सभी गुजरात के बताए जा रहे हैं। और देखिए, जब रेस्क्यू किया जा रहा था उस वक्त की तस्वीर भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ा हादसा, और इस हादसे में 7 यात्रियों की मौत हो गई है। जो ये वाहन है गंगनानी के पास गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जो एक बस बताई जा रही है, जिसमें गुजरात के यात्री बताए जा रहे हैं। और इसमें अभी तक 27 लोगों को उनका रेस्क्यू किया गया। जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल मूव किया जा रहा है। और इसमें लगभग 6 या 7 लोगों की डेथ बताई जा रही है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है 6 या 7 है, और एक अभी वाहन में फंसा है। इसमें कुल 35 लोग हो सकते हैं, जिसमें 33 यात्री प्लस ड्राइवर और कंडक्टर। सवार अभी तक की सूचना जो मिली है, इसमें ये पता चला है कि ये लोग जो 35 लोग सवार थे इस बस में, जिसमें से 6 की डेड बॉडी जो है रिकवर कर ली गई है। एक घायल जो है वो बस में फंसा हुआ है, उसका रेस्क्यू जारी है। एक मिसिंग है, और 27 जो है उनको जो है उत्तरकाशी भेज दिया गया है। वो सभी सहयोगी बलवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। बलवीर, क्या अपडेट है अभी? बिल्कुल, इस समय जो रेस्क्यू कार्य है वो पूरा कर लिया गया है वहाँ पे, क्योंकि एक जो व्यक्ति था वो लंबे समय से बस में ही फंसा हुआ था। बस को काट के रेस्क्यू किया गया। और पूरा अपडेट ये है कि 35 लोग इस बस में सवार थे। 33 यात्री थे जो गुजरात से गंगोत्री धाम की यात्रा पे आए थे। और इनमें से 7 यात्रियों की मौत हो चुकी है, और जो बाकी जो घायल है उनमें से 10 से 12 घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। बाकी एम्बुलेंस से और भी जो यात्री है, घायल यात्री, उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और कुल मिला के जो 35 यात्री इसमें सवार थे। और दुखद हादसा ये गंगनानी इससे पहले घटा है। नेरो बैंड वहां पे था, और जो गाड़ी थी सीधे खाई में जा गिरी। और वहां पे एक गाड़ी का मलबा पहले से पड़ा हुआ था, जहां पे ये जो बस थी अटक गई थी। नहीं तो ये बस सीधे गंगा जी में जाती, और काफी बड़ा हादसा, इससे भी बड़ा हादसा इसको कहा जा सकता था। पर गरीमत ये रही कि वहां पे अटक गई। और जो बाकी जो 28 यात्री है उनकी जान बच सकी। अभी अपडेट यही है कि एसडीआरएफ सब मौके पे है, और सबको जो सभी लोगों को जो जिला अस्पताल है वहां पे पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। 12 जो यात्री है उन्हें जो जिला अस्पताल है वहां पहुंचाया गया, वहां पे उनका इलाज चल रहा है। और जो मौके के पे सभी अधिकारी इस समय जनपद की जगह जगह पहुंचे हुए हैं। जो स्वास्थ्य केंद्र भटवाड़ी की बात करें, वहां पे भी अधिकारी मौजूद है, वहां पे भी कुछ यात्रियों को पहुंचाया गया है। इसके अलावा 4 एम्बुलेंस से जो घायल यात्री है उन्हें जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। पूरी अपडेट यही है कि 35 लोग इसमें सवार थे। 28 यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया, और 7 यात्रियों की इस घटना में मौत हुई है। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। वहीं उत्तरकाशी के हादसे पर सीएम धामी ने भी ट्वीट कर लिखा है कि गंगोत्री से उत्तरकाशी जा रही बस के गंगनानी में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कुछ लोगों के हताहत होने का अत्यंत पीड़ादायक समाचार प्राप्त हुआ है। प्रशासन को त्वरित रूप से राहत और बचाव कार्य संचालित करने एवं घायलों के उपचार के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को एक कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। जोशीमठ में हो रही बारिश ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कुछ इलाकों में भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसके बाद प्रशासन ने जोशीमठ में कंट्रोल रूम को अलर्ट पर रखा हुआ है। वहीं हर दिन के नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। जोशीमठ को अति संवेदनशील क्षेत्र में रखा गया, और ऐसे में यहां अधिकारियों को किसी प्रकार की लापरवाही न करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जनपद स्तर पर भी हमारे स्तर से मॉनिटरिंग की जा रही है। तहसील स्तर पर भी पूरी तरीके से फुली अलर्ट एक कंट्रोल रूम भी एक स्थापित है, जिसमें जोशीमठ से संबंधित कोई भी अगर हमें सूचना प्राप्त होती है, इमीडिएट उसमें एक्शन लिया जाए। मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में आफत की भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर प्रदेश के 3 जिले देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं 21 से 25 अगस्त को प्रदेश भर के अधिकांश जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि 26 अगस्त से भारी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है।
21 को आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम। और जहाँ तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है तो उसमें हमने अभी देहरादून, पौड़ी, इसी तरह नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर को रखा है। और जहाँ तक भारी बारिश की बात है तो उसमें हरिद्वार है या फिर पिथौरागढ़ है, चमोली है या टेहरी है, इनको भी रखा गया है। इसी तरह की एक्टिविटी करीब करीब 22 को भी रहेगी, बल्कि थोड़ा बढ़ोतरी ही रहेगी 22 को। और 23 को जब आप जाते हैं तो 23 में एक्टिविटी कम हो जाएगी, लाइट मॉडरेट तक की एक्टिविटी रहेगी। एका दुका हैवी रेंस ठीक है मिल सकती है नैनीताल या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की बात करें। 24 में लेकिन फिर से जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है थोड़ा सीवियर रहेंगी। वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर विभाग एक बार फिर एक्शन में आ गया है। कोतवार में वन भूमि पर अतिक्रमण को लेकर वन विभाग की ओर से रविवार को एक बार फिर से कार्रवाई की गई और इस दौरान कोतवार रेंज में ग्रासटगंज इलाके में मौजूद ईदगाह के कुछ हिस्से पर बुलडोजर चलाया गया है। दरअसल ईदगाह में आधा बीघा भूमि वन भूमि में अवैध कब्जा कर बनाया गया था, जिसे आज ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम ने जेसीबी की मदद से ईदगाह की दीवार समेत बाथरूम को ध्वस्त किया। अनुपम हमारे सहयोगी जुड़ गए। अनुपम, जरा बताइए किस तरीके से अतिक्रमण पर प्रशासन की बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली है ये? देखिए, इससे पहले भी प्रशासन की ओर से जो अतिक्रमण है उस पर कार्रवाई की जा रही थी। एक मजार भी तोड़ी गई थी ग्रासटगंज इलाके में। और आज जो ईदगाह है ग्रासटगंज में, सबसे बड़ी ईदगाह है कोटद्वार की, वहां पर भी कुछ हिस्सा बताया जा रहा था कि अतिक्रमण का है। लगभग आधा बीघा जो हिस्सा है वो अतिक्रमण, उसमें अवैध कब्जा किया गया था ईदगाह वालों की तरफ से, तो उसको आज ध्वस्त कर दिया गया। उसमें दीवारें थी जो वो तोड़ दी गई है। इसके अलावा जो बाथरूम थे, शौचालय थे, वो ध्वस्त कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जो और अतिक्रमण की कार्रवाई है वो भी जारी है। जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस समय दिल्ली दौरे पर हैं। उत्तराखंड में दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सोमवार का दिन महत्वपूर्ण है। कल दिल्ली में प्रमुख उद्योग समूहों और उद्योगपतियों के साथ सीएम धामी मुलाकात करेंगे। सीएम का कहना है कि हमने सोलर पावर से लेकर हाइड्रो पावर, पर्यटन, एमएसएमई और एग्रो के क्षेत्र में कई सुधार कर नई पॉलिसियां तैयार की हैं। इन्वेस्टर के बीच जाकर उन सभी से अवगत कराएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर को हम समिट के लिए आमंत्रित कर सकें। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड की बीजेपी सरकार दो बड़े मुद्दों को ब्रह्मास्त्र की तरह तौर पर प्रयोग कर सकती है। विपक्ष को भी इस बात की आशंका है, इसलिए वो भी इसकी काट जो है वो खोजने में जुट गया है। क्या है वो दो बड़े मुद्दे, देखिए आप इस रिपोर्ट में। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले अपने संकल्प पत्र में दो बड़े मुद्दों का वायदा किया था। पहला ठोस भू कानून और दूसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। सरकार बनी और दोनों ही मुद्दों पर वायदे के मुताबिक पहल भी हुई। कमेटी बनी, रिपोर्ट भी तैयार हो गई, लेकिन ये कब लागू होगा इसका इंतजार बढ़ता चला गया। तो क्या सरकार किसी उचित अवसर की तलाश में है? माना जा रहा है कि सरकार इन दोनों ही मुद्दों पर निर्णायक फैसला लेकर विपक्ष को चुनाव में उतरने से पहले ही तगड़ा झटका दे सकती है। भाइयों बहनों, अपने वादे के अनुसार शीघ्र ही हम देश के अंदर पहले राज्य के रूप में समान नागरिक संहिता को प्रदेश के अंदर लागू करने जा रहे हैं। पहला प्रदेश होगा देश का जो इस प्रकार का कदम बढ़ा रहा है, कानून ला रहा है। और बहुत जल्द उसमें हम लोग सरकार की ओर से मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्द उस पर निर्णय होने वाला है। और इसी प्रकार भू अध्यादेश जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस पर भी हम एक कड़ा भू कानून लाने की स्थिति में है और बहुत जल्द इन दोनों पे हम लोग निर्णय लेंगे। विपक्ष को इस बात का अंदेशा है कि भू कानून और यूसीसी दोनों ही बड़े मुद्दे हैं जो उसके चुनावी अभियान पर पानी फेर सकते हैं। इसलिए विपक्ष ने अभी से आरोप लगाना शुरू कर दिया है, सरकार अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है। हमारा आरोप है कि सरकार राजनीतिक लाभ लेने के दृष्टि से ये सब निर्णय लेती है। शायद अभी तक सरकार को अपना लाभ नहीं देख रहा है। इस सरकार ने जो भी निर्णय लिया वो केवल अपने लाभ के लिए निर्णय लिया, अपनी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए निर्णय लिया। राज्य के हित में या राज्य को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कभी कोई निर्णय नहीं लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे में ये बात कह चुके हैं कि सरकार यूसीसी के ड्राफ्ट को विधानसभा के पटल पर रखेगी
लिहाजा इस बात की चर्चाएं जोरों पर हैं कि सितंबर में होने जा रहा विधानसभा का मॉनसून सेशन सशक्त भू कानून और यूसीसी लागू करने जैसे बड़े सियासी घटनाक्रम का गवाह बन सकता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं मीटिंग अब सितंबर में नरेंद्र नगर में होगी। पहले यह मीटिंग 15 जुलाई को होनी थी, लेकिन राज्य में बारिश और आपदा के चलते ये स्थगित कर दी गई थी। अब यह मीटिंग 23 और 24 सितंबर को हो सकती है। मीटिंग में उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम के अलावा इन राज्यों के 2-2 मंत्री और केंद्र और राज्य सरकार के अफसर भाग लेंगे। मीटिंग का एजेंडा करीब 17 मुद्दों का होगा। इस मीटिंग में हल्द्वानी नगर निगम द्वारा सफाई के लिए बनाई गई बैणी सेना का मॉड्यूल पेश किया जाएगा। मध्य क्षेत्रीय परिषद का अपना एक फिक्स्ड एजेंडा होता है, वो एजेंडा पहले से सर्कुलेट हो जाता है। नॉर्मली वो इंटरस्टेट इश्यूज पे भी फोकस करते हैं, उसके अलावा सेंटर और स्टेट के बीच में जो इश्यूज हैं उनको लेकर के भी फोकस रहता है। सूबे की इकलौती आरक्षित लोकसभा सीट इन दिनों खासी चर्चा में है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ही उम्मीदवार बदलने की चर्चाएं जोरों पर हैं, जिससे यहां पर सियासी पारा चढ़ चुका है। आपके मंत्री को संभवतः पार्टी ने अगर ऐसा कोई आदेश दिया और आप सबका आशीर्वाद रहा तो सांसद का चुनाव भी, अब चूंकि पार्टी के बिना निर्देश से तो हमारे यहाँ पता नहीं था है और पार्टी का नेतृत्व अगर आदेश हुआ तो फिर आप सबके आशीर्वाद की हमें आवश्यकता रहेगी। ये है कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू, जिन्होंने एक प्रोग्राम में साफ ऐलान कर डाला कि मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार हो सकती हैं। रेखा आर्य की चंपावत और पिथौरागढ़ के दौरों से सियासी हलचल तो पहले ही बढ़ी थी, लेकिन गिरधारी लाल साहू के इस ऐलान से मंत्री रेखा आर्य और उनके पति की मंशा जग जाहिर हो गई। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी से अजय टम्टा लगातार 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। टम्टा को भले ही एक बार हार मिली हो, लेकिन 2014 और 2019 के चुनाव में वो रिकॉर्ड मतों से जीते थे। प्रदेश की मंत्री हैं, इसलिए प्रदेश मंत्री के नाते उनका प्रवास अपनी जगह है, उसको समाचार पत्रों को द्वारा तूल दिया जा रहा है। लेकिन मेरी उनसे वार्ता हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सांसद हैं उन सांसद के प्रति उनका अच्छा लगाव है। स्वाभाविक रूप से मंत्री होती है, जिले की मंत्री होती है, और क्षेत्र में जाना स्वाभाविक रहता है। 2009 में सीट रिजर्व होने के बाद सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी अजय टम्टा और कांग्रेस के प्रदीप टम्टा के बीच ही रहा है। दोनों के बीच 3 बार भिड़ंत हो चुकी है। ऐसे में ये संभावना भी जताई जा रही है कि दोनों पार्टियां इस बार नए चेहरों को मैदान में उतार सकती हैं। बीजेपी से जहां रेखा आर्य का नाम चर्चा में है, तो कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का नाम भी तेजी से उछल रहा है। ये बात अलग है कि यशपाल आर्य खुलकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। देखिए, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और यहाँ पर ऑब्जर्वर भी आएंगे। बॉर्डर की इस लोकसभा सीट पर नए चेहरे मैदान में उतरते या फिर मुकाबला पहले की तरह होता है, ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जब तक पार्टियां दावेदारों का ऐलान नहीं करती हैं, टिकट बदलने की चर्चाएं सूबे की राजनीतिक गलियारे में तैरती रहेंगी। अल्मोड़ा से किशन के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड की खबरें लगातार जारी हैं, लेकिन उससे पहले पहाड़ टॉप 10। बागेश्वर उपचुनाव पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि जनता को पीएम मोदी और सीएम धामी पर पूरा विश्वास है। बागेश्वर उपचुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी मान रही है कि उसे आंदोलन करने के चलते वोट मिलेंगे। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने हरिद्वार के स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचकर अधिकारियों के साथ बातचीत की और जिले की विकास योजनाओं के बारे में जाना है। देहरादून के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून हॉस्पिटल में रोजाना 40 से 50 मामले आई फ्लू के आ रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर एक गाड़ी से 3.5 लाख की अवैध शराब बरामद की गई है। वहीं सोनप्रयाग में 4.5 लाख की अवैध शराब बरामद की गई है। अल्मोड़ा की सड़कों पर आवारा जानवरों से घूमने
से लोग जो हैं वो काफी परेशान हैं। पालिका ने 12 पशुपालकों को नोटिस भी जारी किया है। विकासनगर बाजार में शनिवार रात हुए बवाल के बाद आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2 पक्षों में विवाद के बाद जमकर हंगामा हुआ था। हरिद्वार में सरकारी स्कूलों की मरम्मत का काम धीमी गति से चलने पर सीडीओ ने नाराजगी जताई है। मरम्मत के लिए 2.5 करोड़ का बजट जारी किया गया। कोटद्वार में आपदा के बाद कई जगह पानी की लाइन टूट गई है, जिससे कई इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। अल्मोड़ा के कांग्रेस कार्यालय में पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद किया। प्रदेश में मौसम की मार के साथ अब डेंगू भी कहर बरपा रहा है। राजधानी देहरादून में डेंगू के मरीजों की संख्या 300 पार हो गई है। वहीं डेंगू से 2 लोगों की मौत भी हुई है। अस्पतालों में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में डेंगू में 24 नए मरीज देहरादून में डेंगू के सामने आए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देहरादून में ही 310 मामले डेंगू के दर्ज किए गए हैं। हाई ग्रेड फीवर के बॉडी एक, ज्वाइंट पेन, वॉमिटिंग, एब्डोमेन पेन, यही साइन सिम्टम्स हैं। और इसमें खान पीने का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। घरों में पानी ना भरा हुआ रहे। जो भी बर्तनों में कहीं और टायरों में पानी भरा रहता है उसको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें रामनगर के भगतपुर मढ़ैया गांव में इन दिनों पत्थर बरस रहे हैं। कौन ये पत्थर फेंक रहा है, ये रहस्य बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोई उनके घरों में पत्थर बरसा रहा है। ग्रामीणों की लाख कोशिशों के बावजूद भी पत्थर फेंकने वाले का पता नहीं चल पा रहा है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पुलिस से भी की है। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला है। करीब 10 दिनों से 7 घरों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। 10 दिनों से हमारे घर में लगातार पत्थर आ रहे हैं और फिर बच्चों का खतरा है हमारे। और जब नन्हे नन्हे पत्थर आ रहे हैं, अब आ रहे हैं बड़े बड़े अद्धे आ रहे हैं, ईंटें आ रही हैं, टीने ही टीने हैं, पीछे से आ रहे हैं, बस इधर से सेटों में से आ रहे हैं। 8 बजे से चालू हो जाते हैं सर। हाँ, सुबह 8 बजे से चालू है, रात को भी, दिन को भी 3 बजे 4 बजे 3-4 बजे। हाँ, पुलिस वाले भी आए, वो भी देख कर डर गए। बोले अपने भैया यहाँ तो मजार पे जाओ या मंदिर पे जाओ, जो कुछ करा रहे करा लो, हमारे बस की ना। उन्होंने ऐसे बोले। और जब छत पे खड़े हो जाए तो पत्थर नहीं आते। और 4-5 दिन से मेरे घर वालों को फोन जा रहा है, यहाँ पे नजदीक मेरा घर है, तो ये बच्चे बोल रहे हैं कि घर में रेगुलर पत्थर आ रहे हैं और आस पड़ोस वाले में भी पत्थर आ रहे हैं। और ये पड़ोसी बोल रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मतलब आप पत्थर मार रहे हो, आप पत्थर मार रहे हो। ठीक है, तो ये सभी लोग डर रहे हैं आपस में। अंकिता मर्डर केस के बाद पहाड़ों में सदियों पुरानी चल रही राजस्व पुलिस को रेगुलर पुलिस से रिप्लेस करने की कवायद शुरू हुई थी। पुलिस का दावा है कि 70% से ज्यादा इलाका रेगुलर पुलिस की कवरेज में है और जल्द ही बचा हुआ एरिया भी कवर कर लिया जाएगा। पुलिस के डाटा के अनुसार प्रदेश में 24% इलाका या तकरीबन 4000 गांव अभी भी राजस्व पुलिस के भरोसे हैं। वहीं जानकारों का मानना है कि राजस्व पुलिस व्यवस्था खत्म होने से लोगों को सहूलियत होगी। अभी हम जो अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखेंगे तो करीब 24% एरिया अभी भी राजस्व एरिया में आता है, लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो 8% के आसपास अभी भी रेवेन्यू एरिया के अंदर लोग निवास करते हैं। करीब 10 लाख के आसपास की जनसंख्या होगी उनकी और 92% पॉपुलेशन जो है अब नियमित पुलिस के अंतर्गत आ गई है। राजस्व क्षेत्र को पुलिस क्षेत्र मानने से जो स्थानीय जनता है उनका काफी फायदा होगा, क्योंकि एक तो अपराध जल्दी से घटित नहीं होंगे। अगर घटित होंगे तो पुलिस के पास तुरंत सूचना आ जाएगी। पुलिस के पास 112 नंबर है, वो 112 नंबर उनको मिल जाएगा, तो 112 पर तुरंत पुलिस समाधान के लिए मौके पे पहुंच जाती है। 112 नंबर बहुत इफेक्टिव है। रुद्रप्रयाग की मद महेश्वर घाटी के मुख्य मार्ग में बना छोटा सा पुल आपदा की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद लोगों के लिए आना जाना मुश्किल हो गया था। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद कुंडार गांव के पास अस्थायी लकड़ी के पुल का निर्माण किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। पौड़ी में एशिया के दूसरे हाई एल्टीट्यूड सेंटर रांसी स्टेडियम का काम आजकल मानसून के चलते प्रभावित हो रहा है। करीब 23 करोड़ की लागत से बन रहा हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर
उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगा। हाई एल्टीट्यूड केंद्र बनने के बाद न सिर्फ यात्रा पर यहां पर ट्रेनिंग दी जा सकेगी, बल्कि समय समय पर जो नेशनल गेम्स होते हैं वो भी यहां पर हो सकेंगे। हर स्टेजेस के काम है, जैसे एक है बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल जो कि लगभग बनके तैयार है, और जो दूसरा है आपका कैफेटेरिया वो भी तैयार है। बाकी तीसरा है 32 बेडेड हॉस्टल जो लगभग पूरा हो चुका है, केवल उसमें जिम वर्क होना है। वो अभी उसके इक्विपमेंट से 1-2 दिन में आ जाएंगे तो जिम लग जाएगा। इस बार पहाड़ में मानसून जमकर बरसा है। पहाड़ में कई जगह आपदा जैसे हालात भी बने हैं, जिसका सबसे बड़ा असर जो है वो पर्यटन पर पड़ा है। लेकिन कारोबारी ऑटम सीजन से अब उम्मीद लगाए हुए हैं। तेज बारिश और आपदा जैसे हालात के बाद हिल स्टेशन पर्यटकों की कमी झेल रहे हैं। नैनीताल समेत अन्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन वीरान पड़े हैं, तो कारोबार पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। पर्यटकों को पहाड़ में आपदा का डर इस कदर है कि सड़कें खाली हैं और होटल वीरान। हालात ये है कि कई दिनों से होटलों के कमरे बुक नहीं हुए हैं और पर्यटन से जुड़े लोग खासा परेशान है और सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हम चाहते थे कि सरकार हर दिन एक बुलेटिन हर जगह के लिए जारी करना चाहिए, ताकि आदमी अपडेट रहे। जो आना चाहे कम से कम उसे पता रहे कि किधर जाना सेफ है, किधर नहीं जाना है उसने। तो ये भी सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा। दरअसल उत्तराखंड के साथ हिमाचल में पर्यटन आय का बड़ा जरिया है, लेकिन हिमाचल इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है। उम्मीद इस बात की भी हो रही है कि इस बार ज्यादा टूरिस्ट नैनीताल समेत अन्य हिल स्टेशनों को मिलेंगे। हालांकि बीते पर्यटन सीजन में ज्यादा भीड़ ने यातायात मैनेजमेंट की पोल खोल दी थी। वहीं अब प्रशासन ने नए सीजन के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। तो पीडब्ल्यूडी और एनएच के अधिकारियों को मैंने ये मैंडेट दिया है कि आप लोग जो जंक्शंस हैं, चौराहे हैं, जहां जाम बहुत ज़्यादा लगता है, उनके चौड़ीकरण और सुधारीकरण पर काम करें। इसी तरह का काम पीडब्ल्यूडी के द्वारा हल्द्वानी में भी टेकअप किया गया है। बहरहाल बारिश से अभी टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन विंटर सीजन में उम्मीद पिछले साल से ज्यादा पर्यटकों की है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। पौड़ी जिले में महिला होमगार्ड्स के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स आ रहे हैं। अब इसको सरकारी नौकरी के लिए दीवानगी कहिए या फिर रोजगार के लिए मारामारी। महिला होमगार्ड्स के कुल 30 पदों के लिए अभी तक 956 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया है। होमगार्ड के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 23 अगस्त है और तब तक नौकरी चाहने वालों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग होमगार्ड की भर्ती के लिए फॉर्म जमा करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है ना, तो इससे मतलब पता चल रहा है कि कितनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है। और लड़कियाँ देखो कितनी सारी बेरोजगार हैं, तो इसी से मतलब ये तो ऑफलाइन भर्ती है तो इसमें ही इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। अगर ये ऑनलाइन होती तो पता नहीं कितने ज़्यादा लोग भरते और कहाँ कहाँ से भरते। कुल पद 30 हैं, 2 पद अनाउंस के हैं मृतक आश्रित वाले महिलाओं के, वो 2 अलग से हैं, और जो सीधी भर्ती से वो 30 पद महिला होमगार्ड्स के। पाकिस्तान के मुल्तान शहर से आए श्रद्धालु ने हरिद्वार पहुंचकर धूमधाम के साथ मुल्तान जोत महोत्सव मनाया है। बड़ी संख्या में मुल्तान के लोगों ने हर की पैड़ी पर मां गंगा के साथ दूध की होली खेली और गंगा पूजन के साथ हवन यज्ञ भी किया। आपको बताते चले कि अखिल भारतीय मुल्तान युवा संगठन से जुड़े लोग आजादी से पहले साल 1913 से पाकिस्तान के मुल्तान शहर से मुल्तान जोत को हरिद्वार लाते आ रहे हैं और अब इस बार 113वां मुल्तान जोत महोत्सव मनाया गया।